In this question, in the circuit shown, the readings of the three AC ammeters A1, A2, A3 are equal. तो जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि दिस इज़ A1, दिस इज़ A2 एंड दिस इज़ A3. तो जो A1 है वो तो बैटरी के थ्रू जो भी करंट पास कर रहा है उसको मेज़र कर रहा है. A2 मेज़र कर रहा है यहाँ पे जो RC कॉम्बिनेशन है उसमें जो करंट है उसको, और जो A3 है वो मेज़र कर रहा है यहाँ पे जो ये RL कॉम्बिनेशन है उसमें जो करंट है उसको. और बेसिकली जो AC एमीटर्स हैं वो क्या मेज़र करते हैं यहाँ पे, तो ये मेज़र करते हैं RMS वैल्यूज़. तो जो भी इनसे हम रीडिंग लेंगे वो रीडिंग यहाँ पे RMS वैल्यूज़ के होंगे, इनका ध्यान रखेंगे. नाउ व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ L एंड C. तो L एंड C की क्या वैल्यूज़ हैं, गिवन दैट कि A1, A2, A3 जो है इनकी रीडिंग्स इक्वल है. रीडिंग्स इक्वल होने का मतलब है कि ये जो तीन RMS करंट हैं ये इक्वल है. कौन कौन से तीन RMS करंट यहाँ पे, तो यहाँ से पास होने वाला करंट आप चाहो तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो I1 के साथ में, और सपोज़ यहाँ पे आने के बाद में करंट डिवाइड हो गया और डिवाइड होके इधर I2 चला गया, इधर I3 चला गया. तो यहाँ पे करंट इस तरीके से डिवाइड हो रहा है. और A1, A2, A3 जो मेज़र कर रहे हैं वो मेज़र कर रहे हैं RMS वैल्यूज़ को. तो I1 जो है इसकी RMS वैल्यू, I2 जो है इसकी RMS वैल्यू, और जो I3 करंट है इसकी RMS वैल्यू, ये तीनों यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर इक्वल है. ऑल द थ्री आर इक्वल. अब कई बार कुछ लोगों को ये लगता है कि ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, I1 इधर से आ रहा है, फिर I2 इधर चला गया, I3 इधर चला गया, तो तीनों आपस में कैसे इक्वल हो सकते हैं. यहाँ पर तो ये रूल फॉलो होना चाहिए, I1 इज़ इक्वल टू I2 प्लस I3. तो किसी भी इंस्टेंट पे ये रूल हमेशा फॉलो होगा कि I1 इज़ इक्वल टू I2 प्लस I3. लेकिन आप ये ध्यान रखो कि I1 एक साइनसोइडल फंक्शन होगा, I2 एक साइनसोइडल फंक्शन होगा, I3 एक साइनसोइडल फंक्शन होगा, और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं उन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ में ये रिलेशन हमेशा मेंटेन रहेगा. जो किक ऑफ करंट लो है, जंक्शन लो है, वो जंक्शन लो हमेशा यहाँ पर मेंटेन रहेगा. जब आप इन फंक्शंस का जो भी ये I1, I2, I3 के जो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस का जब RMS वैल्यू लेते हो तो वो RMS वैल्यू इक्वल है. और इट डजंट मीन कि RMS वैल्यू सबकी एक साथ आएगी, यानी कि I1 अपनी RMS वैल्यू को उसी टाइम पे अचीव करेगा जब I2 अचीव करेगा, जब I3 अचीव करेगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इन तीनों में कुछ ना कुछ आपस में फेज डिफरेंसेस होंगे. तो एक पर्टिकुलर टाइम पे तीनों आपस में इक्वल हो भी नहीं सकते, यहाँ पर इस तरीके से इक्वल नहीं आ सकते तीनों, क्योंकि कुछ ना कुछ फेज डिफरेंसेस इनमें हमेशा रहने वाले हैं. तो जो यहाँ पर हम इस रिलेशन की बात कर रहे हैं ये रिलेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के बीच में है, और ये जो रिलेशन लिखा गया ऊपर तीनों इक्वल है या रीडिंग्स इक्वल है, तो वो रीडिंग किसकी इक्वल है, RMS वैल्यूज़ की. तो ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए. अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, तो I2 कोई ना कोई साइनसोइडल फंक्शन होगा, I3 कोई ना कोई साइनसोइडल फंक्शन होगा यहाँ पर इसमें. और RMS जो वैल्यूज़ होती है उस RMS को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है. तो सीधे सीधे हमें ये पता चल गया कि I1 का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू I2 का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू I3 का एम्पलीट्यूड. इन तीनों के एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ भी यहाँ पर क्या इक्वल है. और जो ये इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर फेज़र वगैरह से सॉल्व कर लेते हैं. और जब हम फेज़र वगैरह से सॉल्व करते हैं तो उसमें I2 का जो एम्पलीट्यूड है, I3 का जो एम्पलीट्यूड है और I1 का जो एम्पलीट्यूड है उसको एक तरीके से हम यहाँ पर एक वेक्टर की तरह कंसिडर करते हैं. तो I2 का एम्पलीट्यूड, I3 का एम्पलीट्यूड, I1 का एम्पलीट्यूड, इन तीनों को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और वेक्टर एडिशन करके हम रिजल्टेंट निकाल पाते हैं. जो रिजल्टेंट आता है वो एक एम्पलीट्यूड ही होता है हमेशा. यानी अगर हमें यहाँ पर इस तरीके के अगर दो अगर फंक्शंस दे दिए जाए, सम A1 साइन ओमेगा t मान लीजिए है कुछ है, दूसरा A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई है, और अगर इन दोनों को ऐड करके ये कुछ ऐसा आ जाता है A साइन ओमेगा t प्लस थीटा वगैरह, तो A1 और A2 को आप एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो. और इन दोनों वेक्टर्स में जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का जो फेज़ एंगल है उस फेज़ एंगल में डिफरेंस, तो फाई मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो आप इस तरीके का एक डायग्राम बना सकते हो A1 और A1 के कंपैरिजन में A2, एक तरीके से फाई एंगल आगे हो गया, दोनों में एंगल फाई हो गया, और इनका रिजल्टेंट यहाँ पर A के बराबर आ गया. तो जो भी हम ये डायग्राम बनाते हैं फेज़र डायग्राम, ये फेज़र डायग्राम हमेशा किसके लिए वैलिड होते हैं, दिस डायग्राम्स आर ऑलवेज वैलिड फॉर द एम्पलीट्यूड वैल्यूज़. उससे हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ के टर्म्स में ही करते हैं. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में जो ब्रेक थ्रू है वो हमें यहाँ पर ये पता है कि ये जो तीनों फंक्शंस हैं इन तीनों फंक्शंस के एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं, और एम्पलीट्यूड इक्वल होने के साथ साथ
आप यहाँ पर ये देखो कि इन दोनों को आप ऐड करते हो, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद में आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो रिजल्टेंट भी उतना ही मिलता है। तो दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर उनको ऐड करते हैं और जो रिजल्टेंट है वो भी उससे मैग्नीट्यूड का आता है, सपोज मान लीजिए कि A1 भी अगर A के बराबर है और A2 भी अगर A के बराबर है, तो उस केस में हमको पता चल जाता है कि जो फाई है वो 120 डिग्री होगा। तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनसे जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल इज़ 120 डिग्री। तो अगर मैं एक छोटा सा फेजर डायग्राम यहाँ पर इसके लिए बनाऊँ, तो ये एक ट्राइंगल रूल को फॉलो कर रहे होंगे, तो ट्राइंगल रूल को फॉलो करते हुए आप एक डायग्राम बना सकते हो और डायग्राम में I2 और I3 120 डिग्री पे दिखा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया जा सकता है, I2 और आप I3 इसमें ऐड कर लो और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो I1 होगा। अब इसमें कोई ऐसे भी इसको बना सकता था, ये I3 सपोज ले लिया, उसके बाद में इसमें I2 ऐड कर दिया और फिर यहाँ पर इसको I1 के बराबर कर दिया। अब इनमें से अब क्या डिफरेंस है इन दोनों डायग्राम में, यानी ज्योमेट्रिकली एंगल 60 डिग्री वगैरह हो जाएंगे। और I2 और I3 के बीच में आप देख सकते हो जो एंगल है 120 डिग्री है, 120 डिग्री एंगल बिटवीन I2 एंड I3, 120 डिग्री एंगल बिटवीन I2 एंड I3। जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे यहाँ पर एंगल के लिए। अब I2 और I3 में कौन लीड कर रहा होगा, कौन लैग कर रहा होगा, तो I2 और I3 में ये सभी को पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी जैसे ये RC कॉम्बिनेशन आ गया तो कैपेसिटर जो है वो करंट को थोड़ा आगे पहुँचाता है। रेजिस्टेंस तो क्या करता है कि वोल्टेज और करंट को सेम फेज में रखने की कोशिश करता है, लेकिन जो कैपेसिटर है उसमें करंट आगे निकल जाता है, लेकिन जो इंडक्टर है उस इंडक्टर में करंट पीछे हो जाता है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ यहाँ पे, तो I2 ऐसा लगता है कि फेज़ में आगे होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू I3, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर का सर्किट बना हुआ है, कैपेसिटिव नेचर है इसका, और इसका जो नेचर है वो इंडक्टिव नेचर है। तो I3 मस्ट बी बिहाइंड एंड I2 मस्ट बी लीडिंग, I2 लीड करना चाहिए बाय 120 डिग्री जो भी यहाँ पर है। तो इन दोनों डायग्राम को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो इस डायग्राम में I3 को लीड करता हुआ दिखाया गया है जो कि सही नहीं लगता है, और इस डायग्राम में I2 को लीड करता हुआ दिखाया गया जो कि यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। तो I2 इज़ लीडिंग। तो इन दोनों डायग्राम में अगर मेरे को सेलेक्ट करना होगा तो आई विल सेलेक्ट दिस डायग्राम जिसमें I2 को लीड करता हुआ यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो अब तक हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो I1, I2, I3 है उनके बीच में जो फेज़ रिलेशनशिप है वो फेज़ रिलेशनशिप यहाँ पर किस तरीके का है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, लेकिन हमें अल्टीमेटली जो वैल्यू निकालनी है वो L और C की वैल्यूज़ निकालनी है। और ये मुझे पता है कि जो RMS वैल्यू करंट की इस RC कॉम्बिनेशन में है वही RMS वैल्यू यहाँ पर इसमें भी है। और आप ये देख सकते हो कि ये जो पूरा RC कॉम्बिनेशन है, इस पूरे RC कॉम्बिनेशन पे वही वोल्टेज अप्लाई किया गया है जो वोल्टेज इस RL कॉम्बिनेशन पे अप्लाई किया गया है। तो एक तरीके से आप ये मान के चल सकते हो कि वी आर गिवन टू इंडिपेंडेंट सर्किट। इस सर्किट को आप ऐसा बोल सकते हो कि वी आर गिवन टू इंडिपेंडेंट सर्किट। एक यहाँ पर सिंपल सीरीज RC कॉम्बिनेशन दिया गया है और दूसरा यहाँ पे सिंपल RL कॉम्बिनेशन दिया गया है। अगर बीच में मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट आया था, कोई रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, कुछ भी अगर बीच में इनबिट आ जाता तो उस केस में फिर वो भी कुछ पोटेंशियल कंज्यूम करता और फिर उस केस में यहाँ पर आप इनको उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते जैसे यहाँ पर हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक तरीके से वही सोर्स वोल्टेज आप मान सकते हो कि दोनों पे अप्लाई किया हुआ है और दो इंडिपेंडेंट सीरीज RC कॉम्बिनेशन एंड RL कॉम्बिनेशन यहाँ पर हैं। तो इंडिपेंडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन, RL कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। इसमें जो हमारी बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज यहाँ पे कहती है कि I2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, I2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी I2 नॉट, दैट कैन बी रिटन एज जो भी सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय इस कॉम्बिनेशन का आप इम्पिडेंस निकाल लो। और बहुत ही यहाँ पर ये बेसिक सर्किट है, इसका इम्पिडेंस सभी को पता होगा कि ये कुछ इस तरीके का हो जाता है R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। X इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो एक्सेस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरीके से जो I3 नॉट है वो I3 नॉट भी बराबर ही है, तो मैं बराबर ही लेके चल देता हूँ इसको। दिस इज सोर्स वोल्टेज का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय जो इम्पिडेंस है RL सर्किट का वो, और ये हो जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। मैं R यहाँ पे अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि R की वैल्यू यहाँ पे सेम दी गई है, 100 दोनों में दी गई है, तो R सिर्फ R लिख के काम चला सकते हैं।
इससे ये क्लियर हो रहा है कि दोनों की जेड वैल्यू इक्वल होंगी। जो आर सी कॉम्बिनेशन है और जो आर एल कॉम्बिनेशन है उसके जो जेड की वैल्यू है वो इक्वल होगी। इसका मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ से आर कैंसिल हो रहा है इसमें क्योंकि वैल्यूज़ इक्वल है दोनों में, तो इससे एक रिलेशन हमारे पास में आ गया कि एक्सी और एक्सएल जो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ये दोनों के लिए यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्सएल यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस रिलेशन का भी हमें आगे चल के कहीं ना कहीं इसमें यूज़ करना पड़ेगा। एक बार में जो सिंपली यहाँ पे हमारे आरसी सर्किट होते हैं, आरएल सर्किट होते हैं, उसमें कुछ फेज रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पर कुछ यहाँ पे इसमें देख लेते हैं कि दोनों में फेज रिलेशनशिप किस तरीके का आता है। तो पहले मैं आरसी सर्किट के लिए यहाँ पे देख लेता हूँ। तो जो हमारा आरसी सर्किट है उस आरसी सर्किट में फेज रिलेशनशिप किस तरीके की होती है। करंट क्योंकि कॉमन होता है तो करंट को आप यहाँ पर एक कॉमन लेके चलो। करंट सपोज इस डायरेक्शन में है और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हमारा वी आर भी होता है, वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में होता है और करंट भी इसी डायरेक्शन में होता है। और क्योंकि आरसी कॉम्बिनेशन है तो इसमें करंट जो होता है वो लीड करता है, तो वोल्टेज यहाँ पीछे रह जाता है। तो जो आपका वीसी होगा, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर, वो पीछे चला जाएगा यहाँ पर इसमें। तो वोल्टेज ऑन कैपेसिटर पीछे चला गया, उसको पीछे दिखा दिया इस तरीके से यहाँ पर ऐसे। तो दिस इज वोल्टेज ऑन कैपेसिटर। जो वीसी और वीआर है उसका रिजल्टेंट आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो वीसी और वीआर का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पर इस केस में सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज का डायरेक्शन एक तरीके से ये हो गया और ये एंगल आप फाई मान लो। तो जो करंट है और जो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है उसके बीच में जो एंगल है ये आई बेसिकली आप बोल सकते हो कि हम फिलहाल आरसी कॉम्बिनेशन में क्या आई मान के चल रहे हैं, I2 मान के चल रहे हैं इसको। तो दिस इज़ बेसिकली I2। तो जो I2 है और जो सोर्स वोल्टेज है उसके बीच में फेज़ एंगल सपोज़ यहाँ पर ये φ1 के बराबर है। लेट्स से दिस फेज़ एंगल इज इक्वल टू φ1। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज़ tan φ1, तो tan φ1 की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। Vc का मतलब है Vc नॉट, क्योंकि ये सारे डायग्राम आप एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बनाते हो। और Vr का मतलब बेसिकली Vr नॉट। यहाँ पे आप रख लोगे कि I2 नॉट इंटू एक्सी और ये हो जाएगा I2 नॉट इंटू आर। तो ये वैसे बहुत ही फेमस रिलेशन है, ये रिलेशन हमें डायरेक्टली याद भी रहने चाहिए। तो जो tan φ1 है वो tan φ1 यहाँ पे एक्सी बाई आर आ गया। तो व्हाट इज़ φ1 ईयर, φ1 यहाँ पर जो करंट है और जो सोर्स वोल्टेज है उसके बेस में फेज डिफरेंस। सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर द आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट में जो यहाँ पे आपका करंट है वो करंट कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में रहता है यहाँ पे। तो करंट सपोज मैंने कुछ इधर की तरफ करंट एज्यूम कर लिया और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज होगा। तो करंट एक तरीके से इसको I3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो VR। उसके बाद में जो VL होता है तो उसमें जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज आगे चला जाता है। तो वोल्टेज आगे है यहाँ पर, तो उसको आगे दिखाना पड़ेगा इसमें। तो लेट अस मेक इट फॉरवर्ड VL। तो ये जो है वो VL हो गया और जो VL और VR है इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा V सोर्स। और इस एंगल को एक बार को मैं φ2 यहाँ बोल देता हूँ। तो ये जो tan φ2 है आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू एक्सएल बाई आर। तो इंडिपेंडेंटली जो आपका आरसी कॉम्बिनेशन है उसमें जो टोटल वोल्टेज अप्लाइड है, टोटल वोल्टेज अप्लाइड का मतलब जो इसके जो दो टर्मिनल्स हैं, ये इसके जो दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज अप्लाइड है और इसमें से जो करंट पास कर रहा है उसमें फेज डिफरेंस है φ1। सेम वोल्टेज ही इस पे भी अप्लाइड है, आरएल पे भी वही सेम वोल्टेज अप्लाइड है इसके टर्मिनल्स पे। और इस वोल्टेज में और जो I3 आपका करंट है उसमें जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस φ2 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज आगे हो गया है, करंट पीछे हो गया है। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज पीछे हो गया और करंट आगे हो गया है। अब आप दोनों रिलेशंस को देखो, tan φ1 इज इक्वल टू एक्सी बाई आर, tan φ2 इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। आर का फैक्टर दोनों में सेम है, एक्सी और एक्सएल बराबर हैं, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख रखा है, एक्सी एंड एक्सएल आर इक्वल। तो इससे आप अब यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हो क्योंकि एक्सी और एक्सी इक्वल है, एक्सी और एक्सएल इक्वल है, तो tan φ1 और tan φ2 इक्वल है। और उससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो, एक मेजर कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है कि φ1 इज इक्वल टू φ2 है। तो दिस φ1 इज इक्वल टू φ2। अब इसके बाद में मैं करंट
वोल्टेज से रिलेटेड एक और फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस ड्रॉ दैट डायग्राम। जो दोनों कॉम्बिनेशन है, उस दोनों ही कॉम्बिनेशन के लिए जो वोल्टेज है, दैट वोल्टेज इज अ कॉमन। ये जो वोल्टेज है, सॉरी, दिस वोल्टेज इज कॉमन। वोल्टेज यहाँ पर आरसी कॉम्बिनेशन के लिए भी वही है और आरएल कॉम्बिनेशन के लिए वही है, और एक तरीके से सोर्स वोल्टेज के बराबर है। अब अगर मैं I2 को यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो I2 को कैसे दिखाना पड़ेगा? तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे देख लिया कि जो I2 है वो सोर्स वोल्टेज से 5 आगे हो गया, तो 5 आगे करके इसको दिखा देते हैं यहाँ पर। फिर तो I2 को 5 आगे करके आप यहाँ पे दिखा दो, दिस इज I2। और 5 5 में कोई फ़र्क नहीं है, 5 5 दोनों इक्वल है यहाँ पर। फिर इसी तरीके से अब I3 यहाँ रह गया, तो I3 को यहाँ पर अगर आप दिखाओगे तो I3 कैन बी शोन लाइक दिस। I3 अब पीछे है इसमें, तो पीछे करके दिखाना पड़ेगा। कितने अमाउंट से पीछे है? तो 5 ठीक है। तो हमने डायग्राम का यूज़ किया जो हमने RL सर्किट के लिए बना रखा था, उसमें I3 पीछे था। 5 और 5 दोनों ही इक्वल है, लेट्स से बोथ एंगल आर थीटा। और मुझे पहले से ही पता है कि I2 और I3 के बीच में क्या एंगल है, ऑलरेडी मुझे पता है। आप देखो ऊपर के डायग्राम में, तो I2 और I3 यहाँ पर ये देख सकते हैं। I2 और I3 ये वाला डायग्राम करेक्ट था, तो I2 आगे था, I3 पीछे था। वही चीज़ हमें फाइनल डायग्राम में भी दिख रही है। 120 डिग्री का डिफरेंस है, तो टोटल मिलाकर के जो 2 थीटा है वो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो दैट 2 थीटा इज नाउ 120 डिग्री। थीटा इज 60 डिग्री, और यही 5 5 जो भी हैं ये सभी यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर आ गए। तो अब यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास में एक्स और एक्सएल वगैरह की वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमको इसमें। तो यहीं पर अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ, तो यहाँ पर ये एक तरीके से 10 60 डिग्री हो गया। तो जो आपका XC है वो यहाँ पे √3 × R के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये फिर वापस √3 हो गया, तो XL भी √3R के बराबर हो गया। अब XL √3R के बराबर है, लेकिन मुझे L की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा × L लिखना पड़ेगा। और आपको ओमेगा पता है क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज़ पता है, उसका आप यहाँ पर अब यूज़ कर लो। तो XL से मैं ओमेगा × L इसको लिख सकता हूँ, तो ओमेगा × L इज़ √3 × R। R की वैल्यू आप रख सकते हो 100 है यहाँ पर। L इज इक्वल टू √3R बाई ओमेगा। √3R इज़ 100, ओमेगा इज़ 2 पाई × F, 2 पाई × 50। उससे ये 100 पूरा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो L के जो वैल्यू है वो √3/पाई हेनरी हो जाएगी। और इसी तरीके से आप C की वैल्यू भी अपनी निकाल सकते हो, कुछ बचा नहीं इसमें। तो दिस इज़ 1/ओमेगा C is √3 × R. This C is equal to 1/ओमेगा √3 × R। आप सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लो, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो ओमेगा इज़ अगेन 100 पाई बन जाएगा ओमेगा, R भी 100 यहाँ पर बन गया। √3 यहाँ पर चल रहा है फैरेड में, आप चाहो तो इसको माइक्रो फैरेड वगैरह में भी यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो।